जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से दोस्तों मैं 25 क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। ये पिछले साल जो आया था पेपर उस पे आधारित है। मैंने पिछले 3 साल से मैं पेपर दे रहा हूं, तीनों बार मैंने क्वालिफाई किया था। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने 2 बार एडमिशन क्यों नहीं लिया था और मैंने 2022 में अभी हाल ही में मैंने CITS कंप्लीट किया है। तो ये पिछले 3 सालों पे आधारित पेपर है, तो आप पूरा सवाल देखते रहिएगा। और मैंने CITS के बाद इंडियन रेलवे ही ज्वाइन किया। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि मैंने CITS के साथ साथ कैसे तैयारी किया था, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, मगर आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि मैंने CITS के साथ साथ तैयारी कैसे किया था। तो चलते हैं सवाल पे। तो देखिए, ये पहला सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल है। आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें लगभग 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग के रहेंगे। तो ये रीजनिंग का सवाल है। तो देखिए, लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरीके से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद है। यानी कि ये वाला पद कैसे संबंधित रहेगा, जैसा ये है वैसे ही इसको भी करना है। जैसे नारंगी शहर किसे कहते हैं, नागपुर को कहते हैं। तो अब यहाँ पूछा है गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं गुलाबी शहर किसे कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, यानी कि पाइप एवं टंकी। ये दोनों सवाल एक ही जैसे होते हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी के एक ही जैसे। तो यहाँ देखिए दिया है A 18 घंटे में भर देता है किसी टंकी को और B उसको 9 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगाया जाए। देखिए A कितने दिन में कितने घंटे में भर रहा है, 18 घंटे में। और B कितने घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम देखिए, इन लोग का गुणा ही होगा। इन दोनों से जो कटेगा वही संख्या इनका एलसीएम होगा। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम है 18। देखिए 9 से भी 18 कटेगा, 18 से भी 18 कटेगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 18। 18 से भाग देंगे, इसमें बचेगा कितना, 1। 18 1 कम 18। और 9 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 2। यानी कि A 1 काम करता है, B 2 काम करता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा, तो ऊपर लिखेंगे काम कितना पूरा काम था एलसीएम वाला, और नीचे इन दोनों का जोड़ यानी कि 1 + 2 कितना आया, 18 बटे में कितना आया, 2 1 3। 3 से काट दीजिए, 3 6 18। यानी कि दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 6 घंटे में काम करेंगे। अब इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन से करने के लिए देखिए यहाँ 18 दिया है, यहाँ 9। यानी कि ये दोनों संख्या किससे कटती हैं, 3 से ही कटती हैं। 3 से 18 भी कटेंगी, 3 से 9 भी कटेंगे, और कोई किसी संख्या से ये दोनों एक साथ नहीं कटेगा। तो अब ऑप्शन में भी देखते हैं। तो देखिए 20 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 कटेगा, हाँ कटेगा। 10 कटेगा, नहीं 10 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। इसलिए अगर आप ऑप्शन से करना चाहें, आपको मात्र 2 या 3 सेकंड लगेगा ऑप्शन से करने के लिए। 6 घंटे में भर देते हैं। इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे आप फार्मूला अगर लगाना चाहें, तो मैं बिना फार्मूला के किया था। तो देखिए फार्मूला क्या था, A कितने घंटे में काम करता था, 18 घंटे में, प्लस ये फार्मूला है। ये एकमात्र फार्मूला आप इसे याद कर लीजिए, टाइम एंड वर्क। बस CITS के एंट्रेंस एग्जाम में इसी फार्मूले से पूरे सवाल आते हैं। यही फार्मूला आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। देखिए A कितने घंटे में भरता था, 18 घंटे में। B कितने घंटे में भरता था, 9 घंटे में। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। 18 एलसीएम आएगा। अब 18 का भाग 18 में देंगे, कितना आएगा, 1, प्लस अब लिखेंगे ऊपर हम लोग इस 9 का भाग 18 में देंगे। यहाँ 9 से भाग दीजिए, 2 आएगा। यानी कि 2 1 3, 3 बटे में 18। यहाँ 3 बटे में 18 आया। अगर 3 से इसे काटेंगे तो 1 बटे 6 आएगा। यानी कि वो दोनों मिल के पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 6। ये 6 घंटे में कर देंगे। हमारा आंसर भी 6 घंटा आया था। यहाँ आपको ऑप्शन से करना बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया मैं करना, और आपको फार्मूले से भी करना सिखा दिया, ये टाइम एंड वर्क का। चलिए आगे देखते हैं सवाल।
ये देखिए सवाल, ये बहुत ही सिंपल सवाल होता है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ऐसा सवाल आपको CITS में 2 सवाल लगभग मिल ही जाते हैं करने के लिए। तो इसको कैसे करते हैं, इसको देखिए, इसका एक ट्रिक है बॉडमास नियम, BOD बॉडमास नियम। पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, जहाँ का शब्द मिल जाए तो उसे पहले करेंगे। फिर आता है डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर जोड़ या घटाना। पहले भाग हम करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना में से चाहे जो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ना ब्रैकेट है और ना का शब्द लिखा है कहीं, तो इसलिए भाग करेंगे। इसमें सबसे पहले भाग का चिन्ह है तो हम लोग भाग करेंगे। देखिए 4 से 96 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 होगा, और यहाँ एक शेष बचेगा, एक इधर आएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। भाग कर दिए हम लोग, अब अन्य कुछ नहीं करेंगे, केवल इसमें हम भाग अभी कर रहे हैं। फिर 2 प्लस, जहाँ भाग रहेगा बस भाग करेंगे, 5 माइनस 10। देखिए अब ये गुणा का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लिख देते हैं। अब यहाँ लिखा है 4/2। जब भी हम भाग करते हैं तो पहले संख्या को नहीं छेड़ते हैं, दूसरी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ भी देखिएगा वैसे ही किया हूँ, 96 और यहाँ भाग का चिन्ह था, नीचे किया था यहाँ। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार में जाएगा। भाग के बाद बॉडमास नियम का क्या था, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो अब गुणा वाला 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे प्लस 5, प्लस माइनस अभी नहीं करेंगे, और 10 का गुणा 2 में करेंगे 20। अब देखिए यहाँ, अब चाहे आप जोड़ कीजिए चाहे घटाना कीजिए, तो 48 और 5 53 हो जाएगा, माइनस 20, और 53 में से 20 गया 33। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर बॉडमास रूल नया समझ में आया, मैं इसमें दे दिया हूँ, यहाँ देख लीजिए। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मझला ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक ऊपर वाला ऐसे करके देखेंगे, ये बहुत कम मिलता है, रेखा कोष्ठक, इसको यही बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। अब ऑफ मतलब कि अंडरवुड स्क्वायर ये भी आ सकता है, तो आप ऑफ का मतलब का समझिएगा। किसी सवाल में जैसे 2 का 4 कहा है, तो ऐसे, तो इसको पहले भाग और गुणा से पहले करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ का मतलब गुणा होता है, मगर भाग और गुणा के पहले करेंगे, फिर डिवाइड हो जाएगा, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाना। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका जो PDF है दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल। ये देखिए रीजनिंग का सवाल है। यहाँ लिखा है, उस युग्म का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए हुए युग्म के समान प्रकार से संबंधित है। यानी कि जैसा ये दिया है वैसे कौन सा संबंधित है। देखिए मोची जूते से संबंधित है, यानी कि मोची जूता सिलता है, यानी कि मोची का काम जूता है। यहाँ दर्जी का काम लकड़ी नहीं कपड़ा होता है, ये गलत है। नाई का काम बाल है, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बढ़ई का काम नल है, नहीं बढ़ई तो वो लकड़ी का सामान बनाता है। प्लम्बर का काम क्या है, नल बनाना होता है, तो ये नहीं होगा, यानी कि नाई का बाल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ दिया है 2 संख्याएं 4:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि होती है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या बोला है, तो इन दोनों में पहली संख्या क्या है, 4। 4 से जो विभाजित होगा वही संख्या हमारा आंसर होगा। 4 से विभाजित देख लीजिए, 4 से 22 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 24 कटेगा, 18 4 से नहीं कटेगा, यानी कि तीसरा आंसर सही है। अब चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या 24 सही आंसर है हमारा। तो जैसा सवाल बोला है वैसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा है कि 2 संख्याएं 4:3 में है, तो पहले 4 लिख देंगे। अनुपात का मतलब होता है बटे में 3। अनुपात जैसे ही हटाएंगे यक्स लिखेंगे, यहाँ भी यक्स लिखेंगे। फिर आगे बोला है यदि प्रत्येक में 6 की वृद्धि की जाए, यहाँ +6 और यहाँ भी +6 की जा रही है। और देखिए उसके बाद फिर अनुपात कह रहा है कि 5/4 हो जा रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये भाग में 4 है, इधर लेके जाएंगे हम लोग, ये गुणा में हो जाएगा। पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए ये भाग में है, 4 का गुणा इधर करेंगे, देखिए 4 हो जाएगा। यहाँ 4x + 6 हो जाएगा।
ये भी भाग में है, इधर जाएगा 5 के साथ, ये भी गुणा में हो जाएगा, यानी कि 3x + 6 ये भी हो जाएगा। अब 4 का गुणा अंदर करा देते हैं, कितना आएगा 4 चौक 16x प्लस 4 का गुणा 6 में 24 इक्वल टू 5 का गुणा 3 में 15x प्लस 5 का गुणा 6 में 30 आएगा। जगह नहीं है, यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। फिर अब आगे देखिए, मैं इधर दोस्तों एकदम ऊपर लिख दे रहा हूँ कलर चेंज करके पेन का। देखिए 16x इधर है, 15x इधर है, ये 15x इधर आएगा, कितना 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा केवल। और इस 24 को उधर भेज देंगे, उधर देखिए 30 है, ये इधर 24 है, तो 30 में से 24 गया, कितना बचेगा बराबर 6, यानी कि x बराबर 6। x बराबर कितना बचा 6। अब देखिए x का मान 6 आ गया है, मगर ये बोला था पहली संख्या क्या होगी, तो यहाँ 4x है, x का मान 6 है तो 6 का गुणा करा देंगे, 6 चौक 24 का आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6ठा नंबर। ये भी देखिए मैथ का सवाल है। यहाँ देखिए दिया है x अनुपात y का मान कितना है 9:5, तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान कितना होगा। तो देखिए ये x का मान हम लोग 9 मान ले रहे हैं, x का मान 9 मान ले रहे हैं और y को 5 ये मान ले रहे हैं, क्योंकि अनुपात में है हम इतना कर सकते हैं। तो x² यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में अनुपात का मतलब बटा होता है। x का मान कितना है 9 का स्क्वायर माइनस y का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ भी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25। 81 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 106, 106 आएगा। 106 बटे में 81 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा लगभग 56 आएगा, 56 आएगा। अब इसे काटिए, देखिए कटेगा किसी संख्या से, देखिए कटेगा। तो इसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 10 कट गया और 2 तेई 6। अब फिर इसे काटेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 53 बटे 28। देखिए ऑप्शन में है, अभी ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में है ये 53 और 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सिंपल सवाल हैं दोस्तों, एकदम ऐसा सवाल मैं थोड़ा सा हार्ड बनाया हूँ इसको, ये सब बाकी सिंपल सवाल हैं। देखिए ये दिया है आपको कि इतना का गुणा कीजिए। गुणा तो सभी लोग कर लेंगे, मगर कैसे करेंगे, ये 4 5 6 हो गए यहाँ और गुणे 8 7 6। जब मैं 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था तो ऐसे ही 4 अंक का गुणा दिया था, तो ये मुझे लगा इतना सिंपल सवाल ये दे कैसे सकता है। तो फिर बाद में मैटर ये समझ में आया कि ये सवाल छोटा है और सिंपल भी है, ये सब कर लेंगे, मगर टाइम कौन बचा पा रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ होती है ये। तो या तो आप यूनिट डिजिट लगा दीजिए, यूनिट डिजिट, या तो एक डिजिटल सम करके रूल होता है वो लगा दीजिए। तो यहाँ पहले हम यूनिट डिजिट से करते हैं कि जो इसका यूनिट यानी कि जो पहली संख्या है वो सही है कि नहीं, उससे ऑप्शन मार देंगे, वो सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखिए 6 यहाँ आखिरी संख्या 6 है, यहाँ आखिरी संख्या कितना है 6 है। 6 का 6 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 36, यानी कि आखिरी में जो जिसके 6 होगा वही आंसर सही होगा। पहले के आखिरी में 6 है, ये हो सकता है सही, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि यही ऑप्शन सही है। अब गुणा करा के इसको देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट से ये मैंने बता दिया। अब एक रूल होता है डिजिटल सम से चेक करने के लिए। मान लीजिए यहाँ भी 6 हो जाता है, यहाँ भी 6 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट तो फेल हो जाती है। अब डिजिटल सम से करते हैं, तो शायद आप लोग को डिजिटल सम नहीं पता होगा। मैं एक वीडियो इसका छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिजिटल सम का वीडियो देख सकते हैं वहाँ। तो देखिए डिजिटल सम से हम इसको कैसे करते हैं। डिजिटल सम में क्या होता है, इसको देखिए 4 लिखा है
5 लिखा है, 6, इसको अलग अलग करके जोड़ लेते हैं। 6 5 11 4 15। जब तक आखिरी संख्या यूनिट में ना आ जाए तब तक इसको जोड़ते रहते हैं। फिर 15 आया, 5 1 6, इसको 6 कर देते हैं, यानी कि इसका मान 6 आ गया इन तीनों का। अब इसको करेंगे 8 7 15, 15 6 कितना होता है 17, नहीं 8 7 15, 15 6 21 होगा। 21 में कैसे लिखा जाए 21, यानी कि इसको भी अब जोड़ेंगे तो आएगा 3, ये यहाँ आ गया 3। अब गुणा का है 6 त्रिक 18, 18 कैसे लिखा जाएगा 1 और 8, और इसको 9 आ जाएगा, 8 1 9। देख अब जोड़ते हैं, इन पहले नीचे वाले को जोड़ते हैं। 5 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, और 24 5 हो गया 29, 2 + 9, 9 2 11, 11। इसको बीच में जोड़ेंगे आएगा 2, 2 नहीं चाहिए हमें, 9 चाहिए। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 7 होता है 17, और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 32, 32 को लिखेंगे 3 2, यानी कि 5, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन मेरा तो ये सही था, तो अब इसको ना जोड़ के, क्योंकि ये भी नहीं होगा, इसको जोड़ते हैं। क्या आता है देखिए, 9 3 12 आएगा, 9 3 12, और 12 9 हो जाएगा 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 और ये 6 हो जाएगा 30 6 36 हो जाएगा। 3 और 6 लिखते हैं, इसको प्लस करेंगे, देखिए 6 3 9 आंसर आ गया। यानी कि जो यूनिट डिजिट से, अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट में यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 दे दिया, तो हम लोग इसको डिजिटल सम से करेंगे। मगर डिजिटल सम में ऐसा नहीं होता, डिजिटल सम एकदम आपको एक्यूरेसी के साथ है, यानी कि एकदम पक्का आंसर बताता है। डिजिटल सम में वीडियो डाल दूंगा इसको, तब इसको बिना गुणा किए आप कर सकते हैं, या तो यूनिट डिजिट से या तो डिजिटल सम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। 8वें सवाल आपको बता दिया मैं कि डिजिटल सम क्या होता है, उसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे अपने, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। देखिए 8वां सवाल है, ये है SICI से, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। दिया है 1200 की राशि का 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए SI का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज बराबर होता है P मतलब मूलधन, यहाँ आता है स्मॉल r मतलब रेट, दर किस दर पे दिया गया है, और यहाँ आता है समय T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा ही है हमें, इसका मान पूछा ही है, और P का मान मूलधन दिया है 1200, गुणे R का मान यानी कि दर दिया है 6, और ये वर्ष 5 वर्ष दिया है। तो इसको 100 से भाग दे देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ। अब इन सब का गुणा करा देंगे, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा 5 में कराएंगे 300 आएगा, 300 आएगा ना। 6 पंजे 30 और 12 तें 36, नहीं ये 360 आएगा। तो पहला ऑप्शन 360 सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इससे फार्मूले। इसको अगर एक मेथड से और करेंगे तो इसको 6 और 5 का गुणा आपस में करा दीजिए, 6 पंजे 30 यानी कि 30%। 1200 का 30% अब निकाल लीजिए, 1200 का 30% जितना आएगा वही आंसर होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 12 तें 36, 360, ये आंसर हो जाएगा। ये एक रूल है। बाकी मैं फार्मूला आपको बता दिया हूँ SI का क्या होता है फार्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करते हैं। देखिए लिखा है किसी संख्या का 25% 20 है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। किसी संख्या का 25% 20 है, अगर हम ऐसे ही करें तो 25% 20 है, यानी कि 100% 80 होगा। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना। 25% मतलब कि 1/4, 1/4 कह रहा है 20 है, तो इसका एक मान कितना होगा। इस एक मान के लिए एक यहाँ करके 4 उधर कर देंगे, 80 हो जाएगा। मगर अगर हम इसे डायरेक्ट उससे करें जैसे ये रूल से होता है, तब किसी संख्या का मान लिया मैंने x संख्या का 25%, परसेंट जब लिखते हैं, परसेंट का चिन्ह जब ये वाला हटाते हैं तो यहाँ 100 लिख देते हैं बटे में। कह रहा है कि 20 है,
तो 20 कर दिए, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 बटे में 4 आया, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, x बराबर 80। यहाँ से भी आपको 80 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब आपको सवाल की जो ट्रिकें हैं अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं इससे संबंधित CITS से संबंधित हर एक जानकारी दूंगा। आप चैनल के साथ बस बने रहें। चलिए 9वां सवाल है, ये लिखा है इतने संख्या में 3 और 5 का स्थानीय मान के बीचों का अंतर क्या होगा। तो ये सवाल बहुत ही कठिन है। मैं इतना कठिन सवाल आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता नहीं है, मगर मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे करना है। आपके सवाल में जो आएगा कहेगा इतनी संख्या, जैसे 2 3 5 6 9 8 7 संख्या दे दिया है कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ये अंतर नहीं पूछेगा। मैं इसलिए इसको किया हूँ कि आपको इतना जानकारी रहे। अगर देखिए स्थानीय मान में आपको अंतर पूछता है तो कैसे निकालते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, मगर सबसे पहले 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान के लिए देखिए कैसे करते हैं। 3 का स्थानीय मान यानी कि 3 खोजिए, आपकी संख्या में 3 कहाँ है, 3 यहाँ है। देखिए अब यहाँ से आप गिनना चालू कीजिए कि कितने दूर बाद 3 है। 1 2 3 4 5, ये 6वें पे है ना, तो 3 को हम वैसे ही उतार देते हैं जिसका स्थानीय मान पूछे, 3 को वैसे उतार देते हैं, बाकी जितने संख्या है यानी कि 3 2 5, अब इसके आगे 0 लगा देते हैं। ये हो गया कि आपका 3 का स्थानीय मान। तो यहाँ का है कि 3 और 5 का। अब देखिए 5 कहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 5 को वैसे लिख देते हैं, उसके आगे जितनी संख्या है उसको 0 लिख देते हैं। देखिए इस तरीके से, यानी कि 5 यहाँ है, उसके आगे 4 संख्या है, तो ये हो गया 5000। तो अब अंतर पूछा है, तो ये इतना कठिन सवाल नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका अंतर। देखिए 30,000 में 5,000 गया, अंतर होगा ना। ये 3 का स्थानीय मान हो गया, ये 5 का स्थानीय मान हो गया, तो 30,000 में से 5,000 गया, कितना बचेगा, 25,000। ये सवाल है, मैं इसको जानबूझ के किया हूँ कि आपको स्थानीय मान आ जाए। देखिए स्थानीय मान के लिए मैंने ये कुछ ट्रिक आपको दिया हूँ कि कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है। जैसे यहाँ दिया है 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 4 है तो ये 4 यहाँ आया, तो 4 को वैसे ही लिख देते हैं, उसके आगे जितने 0 हैं देखिए 3 0 बढ़ा दिए हम लोग, 4000 हो गया। ये स्थानीय मान का है ट्रिक, अब देख लीजिएगा। मैं केवल दोस्तों ये पहला वीडियो इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, अगले वीडियो से मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो स्लो है, आप यूट्यूब के कॉर्नर में जाके यहाँ 2x पे वीडियो करके आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100% है, आपको निकलवा ही दूँगा, क्योंकि मैं खुद 3 बार दिया हूँ। तो उसी के आधार पर मैं ये प्रीवियस ईयर पे ही ये क्वेश्चन बनाया हूँ। जब मैं दिया था तो मेरा 1 घंटा शेष बच गया था। 2 घंटे का पेपर होता है, तो मैंने 1 घंटे में ही पूरा पेपर कर लिया था। जब 1 घंटा बचा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं उस समय क्या किया कि जो जो नॉन टेक्निकल के सवाल थे मैंने नोट कर लिया कॉपी में, और जो टेक्निकल के सवाल हैं कुछ सवाल हैं वो भी नोट कर लिया। टेक्निकल के सवाल में एक दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ क्या होता है। टेक्निकल के सवाल में अगर कोई सवाल दिया है ना, उसी का सेम टू सेम सवाल आपको 75 क्वेश्चन में 3-4 सवाल आपको सेम टू सेम सवाल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही लापरवाही से CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होते हैं वो सब बनाते हैं। तो आप घबराइए मत, आपको सब लोग का निकल जाएगा। अब देखिए 10वां सवाल देखते हैं। यहाँ कहा है कि 15, 30 और 45 का ये क्या है, म से निकालिए, HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो निकालिए। तो देखिए 15, 30, 45, इनका जो ऐसी संख्या तीनों का लें जो तीनों को काट दे। 5 यहाँ है तो देखिए 5 तीनों काट रहा, हाँ, मगर हमें बड़ी से बड़ी लेना है। 9 तो नहीं काट पाएगा। 9 देखिए 15 को भी नहीं काटेगा, 30 को भी नहीं काटेगा, 30 को काटेगा, 45 और 15 को नहीं काट पाएगा। मगर 15 एक ऐसा है जो 15 को भी काट दे रहा है, 30 को भी काट दे रहा है और 45 को भी काट दे रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हुआ 15 हुआ। इसको निकालने की विधि आप मत जानिए कि कैसे निकलता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से कीजिए, क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे वो ऑप्शन वाले होंगे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कीजिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं।
देखिए लिखा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख देंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 0। अब इसको जोड़ेंगे 6 अंक आएगा, 3, 3 6 अंक आ गया। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो 4, 8, 12, 16 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, यहाँ 16 हो गया। इनका एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12 और ये 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, ये आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। अब फिर 2 लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ 2 आ रहा है, तो अब इससे कम कटेगा नहीं। तो देखिए इसको गुणा करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूनी 24, दूना 48। देखिए इन लोग का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 एलसीएम आ रहा है। अब देखिए इन सबसे छोटी संख्या जो हमारी है कितना है, ये है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जो हमारी है ये कितना है, 1 लाख है। 1 लाख जो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 लाख है। तो 1 लाख में हम 48 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लाख ये 48 हो जाएगा। लगता है ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, टाइप गलत हो गया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 10, 1, 2, 3 0 और फिर 48। यहाँ 32 की जगह 48 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां सवाल क्या दिया है, 4/8। देखिए 12वां सवाल क्या दिया है, 4/8 8/9 से कितना कम है। तो आपको ये अगर न समझ में आए तो आप ऐसे कीजिए कि 3 5 से कितना कम है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 में से हम लोग 3 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, लिखा है 8/9 से कितना कम है। 8/9 से हम लोग 4/8 घटा देंगे, घटा दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम न मिले, ये दोनों एकदम उसी जगह के हैं, तो इसका 8 का गुणा इधर करा देंगे, 9 का गुणा यहाँ और फिर दोनों का नीचे। 8 का गुणा कराएंगे ऊपर तो 64 आएगा, 9 का इधर कराएंगे -36 आएगा और फिर दोनों का नीचे गुणा, 9 8 72। तो इसमें 64 में से 36 गया, कितना बचेगा आप घटा लीजिए इसको। देखिए 64 लिखा है, यहाँ 36 घटाएंगे, यहाँ पे 64 36, तो यहाँ आएगा 28। 14 हो गया, 8 आएगा यहाँ और यहाँ 5 हो गया, 5 में से 2 28, नीचे आ जाएगा 72। तो अब इसको काटिए, कितने से कटेगा, ये हो जाएगा 4 से कटेगा। 4 7 28 और 4 1 4 और 4 8 32, यानी कि 7/18 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है तेजस्वी के पास 37 किलोग्राम आलू है। वह उसने, यहाँ वह काट दिया, उसने 7 डीलरों को समान रूप से वितरित किया। उसके पास कितनी मात्रा में आलू शेष बचेगा। तो ये सब सवाल सबसे सिंपल होते हैं। देखिए 37 केजी आलू था, कितने समान बांटना है, 7 लोगों में भाग दे दीजिए। 7 चौक 28 और 7 पूरे 35, यानी कि 5 किलो सबको समान रूप में देगा तो कितना 35 किलो होगा। अब बचा कितना, 2 किलो आलू अलग बचा। ये 37 है ना, 5 किलो देगा तो कितना, 7 लोगों में 5 किलो देगा, 35 किलो होगा। और बचा कितना, 2 किलो, क्योंकि से ये 37 था, इसलिए हो जाएगा 2 किलो। आगे देखते हैं सवाल 14 नंबर क्या है। किसी राशि को 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सवाल मैंने बताया था, तो वहाँ मगर मूलधन दिया था, अब यहाँ मूलधन पूछा है तो कैसे करेंगे। आपको फार्मूला बताया था, SI बराबर होता है मूलधन यानी कि P, यहाँ दर यानी कि R, और जो समय होता है T बटे में 100 होता है। वहाँ देखिए SI पूछा था यानी कि साधारण ब्याज पूछा था। यहाँ मगर साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज दिया है तो 500 लिख देंगे साधारण ब्याज। मूलधन ज्ञात कीजिए यानी कि P का मान ज्ञात कीजिए।
अब इस साधारण ब्याज के लिए ये एकमात्र फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और दर दिया है 10 और समय दिया है कितना 2 वर्ष। अब बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ बचा कितना 10, 10 बचा, 2 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा। और ये 5 का गुणा इधर कर देंगे 500 में, 5 का गुणा 500 में करेंगे कितना आएगा 2500। यहाँ लगता है कि ये ऑप्शन पूरा का पूरा गलत टाइप कर दिया है, ये रात था दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ आप 2500 लिख दीजिएगा। मूलधन जो आएगा 2500, ऑप्शन में आपके एक भी ये इससे मैच करते हुए नहीं है। 2500 जो होगा इसका मूलधन होगा। तो आपको शायद सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। देखिए ये फार्मूला है एसआई का, मैंने आपको बताया था। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये साधारण ब्याज बराबर होता है पी मूलधन टी समय आर दर हो गया और बटे में 100। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, CITS इंट्रेंस एग्जाम में इसी फार्मूले पे ही सवाल आते हैं, इससे बाहर नहीं जाता। एक फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, एक जब CI का सवाल आएगा मैं एक फार्मूला तब याद करा दूंगा। एक टाइम वर्क का आपको करा दिया हूँ, एक मात्र फार्मूला वो याद कर लीजिए, एक मात्र फार्मूला ये, और एक CI का जब सवाल आएगा मैं तब इसको करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है देखिए, पहली 34 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इससे सिंपल सवाल आपको मिलेगा नहीं, मगर आपको इसको अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। आपको फार्मूला नहीं भी याद रहे फिर भी मैं बता दूंगा। देखिए अगर आपको पूछ लिया पहली 5 संख्याओं का जो औसत होगा क्या होगा, पहली 5 प्राकृत संख्या होगा। यहाँ 34 दिया है, मैं पहली 5 प्राकृत संख्या को पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 और 5, इसका पूछ रहा है औसत। औसत मतलब क्या होता है, पहली 5 प्राकृत संख्या लिख दिया हूँ, इसका पूछा है औसत। ये उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ कैसे औसत निकाला जाता है। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं फार्मूले के चक्कर में। देखिए इन 2 इधर से 2 इधर से जो बीच वाला पद होता है वही औसत होता है। अब चाहे जहाँ देखेंगे औसत का मतलब होता है बीच वाला पद। तो 5 संख्याओं में बीच वाला पद क्या था 3, यानी कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत जो होगा 3 होगा। अब देखिए फार्मूला कैसे कहता है कि n + 1/2। n का मान जितना भी हो यहाँ लिख दीजिए। n का मान कितना है 5 है, 5 + 1/2। अगर 5 1 6 यहाँ हो गया ना, 6/2, 2 से भाग देंगे 3, देखिए आया 3 ना। तो ये होता है निकालने का तरीका कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ 34 है, 34 यानी कि मैंने आपको औसत का फार्मूला बताया हूँ। ये औसत है प्राकृत संख्याओं का, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2। n का मान कितना है 34, 34 + 1/2, 34 1 35, 35/2 यानी कि 17.5, 17.5 ये आपका औसत हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए औसत का फार्मूला जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, n के जगह आप 34 रख दिए, 34 1 35, 35 का आधा 17.5 उस सवाल का आंसर था। देखिए दोस्तों 16 नंबर, अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। 16 नंबर ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। विकल्प में जो अक्षर दिया है उसी का हम लोग चयन करेंगे। देखिए KT यहाँ दिया है और यहाँ TK दिया है। हमको क्या लग रहा है, रीजनिंग मतलब कि आपके तर्क पे आधारित, आप कितना अच्छा या कितना जल्दी इसको समझ पाते हैं। देखिए उल्टा कर दिया है, यहाँ K को बाद में और T को पहले ला दिया है, तो इसलिए GO लिखा है, तो हम लोग उसको करेंगे क्या OG। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ लिखा है 1 5 10 16 और इसके आगे क्या लिखा है हमको नहीं पता, यही पूछा है। देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे कितना रहे 5, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 में कितना जोड़ेंगे कि ये 10 है, 5 जोड़ेंगे, यही बना रहा है। और 10 में कितना जोड़ेंगे कि 16 आ जाए 6। तो इसी तरीके से 4 5 6, अब यानी कि यहाँ हमारा दिमाग काम किया कि 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, ये आंसर होगा आपका। तो
देखिए इसी तरीके से देखिए आपको रीजनिंग का सवाल मिलेगा देखने के लिए। आप जितना जल्दी इसको कर सकेंगे आपको टेक्निकल के लिए टाइम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आपको समझ में आ रहा होगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का सवाल। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ भी पूछा है। देखिए लिखा है P, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर J लिखा है, फिर G लिखा है, फिर D लिखा है, फिर A लिखा है। तो अब हमको ये देखिए देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मगर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या हो रहा है, P के बाद देखिए घटता सा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, A से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि हम लोग घटते नहीं जानते, हम लोग यहाँ बढ़ते हुए जानते हैं। A से D यानी कि A 1 नंबर पे आता है, D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। यानी कि एक में कुछ तो जोड़ा होगा जो 4 आया है, यानी कि ये 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 1 3 4 हो गया। फिर जो G होता है ये 7 नंबर पे आता है। आप ABCD का क्रम जरूर याद कर लीजिएगा, ABCD का क्रम जरूर याद करके जाइएगा Z तक पूरा, कि कौन कौन से स्थान पे आता है। अगर नहीं हुआ तो आप वहाँ जो एक पेपर देते हैं, आप CBT एग्ज़ाम में जाएंगे पेपर देते हैं, तो उसी पे आप ABCD लिख के उसके नीचे 1 2 3 ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपको आसानी पड़ेगी। तो हमको तो ये याद है ABCD का। देखिए A 1 स्थान पे आता है, D 4 स्थान पे आता है, G जो आता है 7 स्थान पे आता है, और J होता है जो 10वें स्थान पे आता है। देखिए क्रम क्या है, 1 के बाद ये कितना स्थान बढ़ा, 3, कितना आया 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 13 स्थान पे यम आता है। तो यम आ जाएगा यहाँ, और यम में यानी कि 13 में 3 जोड़ेंगे 16 P आ जाएगा। तो इससे आपको जो समझ में आया ये क्या है, 10 में 3 जोड़ने पे यम आ जाएगा यहाँ पे। ये कुछ रीजनिंग के सवाल थे दोस्तों, और आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा। जो अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 25 में 25 सवाल रहेगा। आपके जैसा रिस्पांस रहेगा इस वीडियो में, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप ज़रूर से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और CITS से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे पैसे से कि कितना पैसा लगता है CITS में, और कैसा पढ़ाया जाता है, कौन सा ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि डिप्लोमा और BTech वालों के पास ऑप्शन रहता है, चाहे जो ट्रेड वो ले सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी आपको डाउट लगे, हॉस्टल मिलता है कि नहीं, आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपका इसका PDF जो है मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।